हरियाणा में आवा का बदला रुख, 8 सीटों पर बीजेपी की आवा हुई टाइट। वहीं बीजेपी को 2 सीटों पर अच्छा रिस्पॉन्स। ध्यान से देखिएगा किस सीट पर कौन आगे पीछे, कौन मारेगा बाजी। ध्यान से शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके आप भी बताइएगा किस सीट पर कौन जीत रहा है, 10 में से किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है। कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जाते हैं और बड़े बड़े नेतागण भी आपके कमेंट चेक करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट साफ साफ शब्दों में कीजिएगा। आपको बता देते हैं कि अब धीरे धीरे चुनाव में आवा का रुख पलटना शुरू कर दिया है। जहां शुरुआत में ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी फिर से हरियाणा में अच्छा जो है परिणाम अपनी तरफ कर पाएगी, कांग्रेस व अन्य पार्टी करीब 1-2 सीटों पर ही सिमट जाएगी, लेकिन अब धीरे धीरे आवा का रुख बदल गया है। 8 सीटों पर आवा बीजेपी की टाइट हो चुकी है और 2 सीटों पर बीजेपी को ये लग रहा है कि हम जीत सकते हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं चुनावी रंग में तमाम पार्टियां अपनी जीत का दावा ठोक रही है। जहां बीजेपी भी 10 की 10 सीटों पर जीत का दावा तो कर रही है, लेकिन उन्हें भी पसीना आ चुका है। कांग्रेस भी कर रही है, इनेलो भी कर रही है, जेजेपी भी जीत का दावा ठोक रही है, बसपा भी जीत का दावा ठोक रही है। लेकिन जनता अब धीरे धीरे अपना मिजाज बदलना शुरू कर दिया है। बड़े बड़े दिग्गज नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। करीब 4.5 साल से ज्यादा समय तक निर्दलियों ने भाजपा का साथ दिया था, समर्थन दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव से ऐन पहले 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस बीजेपी से ले लिया है और कांग्रेस के साथ आ गए हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से वे कांग्रेस पार्टी में तो शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि दल बदल का कानून लग सकता था, लेकिन वे कांग्रेस के साथ आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं हरियाणा की सरकार अल्पमत में आ गई है, लेकिन गिरने वाली नहीं है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव अब आ नहीं सकता है। कहीं ना कहीं हरियाणा में जो पेच फंसा है, उस पेच को सुलझाने के लिए निरंतर नायाब सैनी मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी जो पहले माहौल होता था, सामने ही अब बगावत का रुख कर लिया है। नाराजगी विभिन्न बड़े बड़े दिग्गज नेताओं में बढ़ी है, जिससे प्रत्याशियों के पसीने छूट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है और बड़े बड़े योद्धा मैदान में उतरे हैं। सीट वाइज आपको बता देते हैं कि किस सीट पर किसका दबदबा इस वक्त दिख रहा है। तो सबसे पहले रोहतक सीट की बात करते हैं। जब भी कांग्रेस को सीट निकालने की बात आती है कि किस सीट पर जीत सकती है कांग्रेस, तो सबसे पहला नाम हमेशा ही रोहतक सीट पर लिया जाता है। और इस समय रोहतक सीट पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ज्यादा मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के समीकरण निकाल रही है, सरपंचों से अब मिलना शुरू कर दिया है और ब्लॉक समिति सदस्य व जिला पार्षदों से भी मिलना शुरू कर दिया है कि रोहतक में अच्छा रिस्पॉन्स हो। कहीं ना कहीं रोहतक लोकसभा सीट सबसे ज्यादा सिरदर्द बीजेपी के लिए साबित हो रही है। अगली है सोनीपत। सोनीपत रोहतक से सटी हुई सीट है। यह भी हुड्डा का अच्छा खासा प्रभाव है। हालांकि 2014 और 2019 में बीजेपी कामयाब हो गई, लेकिन अब की बार कांग्रेस पार्टी ने भी जातीय संतुलन बनाने की कोशिश की है। मोहनलाल बड़ोली और सतपाल ब्रह्मचारी के बीच कांटे का मुकाबला है और रोहतक और सोनीपत दोनों लोकसभा सीटों को बीजेपी ने अच्छी प्रकार से चिन्हित किया है। और आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज्वाइंट रैली रोहतक और सोनीपत की जा सकती है, जिससे प्रभाव बीजेपी का बढ़े। अगली सीट है सिरसा। सिरसा ऐसी सीट है जहां पर मुकाबला कड़क हो चुका है। अशोक तंवर वर्सेज कुमारी शैलजा का। बीजेपी का ग्राफ गिरने के कारण ही अब मुख्यमंत्री नायाब सैनी बार बार सिरसा आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सिरसा में इतनी ज्यादा जो है रिपोर्ट आ रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं हैरत में डाला जा रहा है। जो नई बीजेपी है वो अशोक तंवर के साथ है, पुरानी बीजेपी खुलेआम जो है समर्थन प्रत्याशी को देती हुई नजर नहीं आ रही है। सिरसा में आपको पता है कि सुनीता दुग्गल सांसद वर्तमान में रही है, तो उनके समर्थक व उनका नदार्द होना भी काफी कुछ कहता है, क्योंकि उन्होंने टिप्पणी की थी कि नौकरी भी गई और टिकट भी गई। अगली लोकसभा सीट है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र सीट वास्तव में
सबसे भयंकर सीट कही जा सकती है, सबसे महाटक्कर सीट कही जा सकती है। त्रिकोणीय मुकाबला है। अभय सिंह चौटाला अहम रोल में आ चुके हैं, जहां नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता और अभय सिंह चौटाला तीनों के बीच में कड़क मुकाबला होना तय है। और नवीन जिंदल जहां अपने जो 10 साल के भरोसे को लेकर जीत का दावा ठोक रहे हैं, तो सुशील गुप्ता इंडिया गठबंधन के नाते जीत का दावा ठोक रहे हैं। तो अभय सिंह चौटाला किसानों के पक्ष में जो उन्होंने डिजाइन दिया था उसके सहारे से अपनी जीत का दावा फूंक रहे हैं। हालांकि काफी पार्टीज का समर्थन उन्होंने हासिल कर लिया है। किसानों के जो यूनियन के प्रमुख हैं उन्होंने भी अभय सिंह चौटाला का साथ देने की घोषणा की है। फिर है अंबाला लोकसभा सीट, जो शुरुआत में लग रहा था कि बंतो कटारिया आराम से जीत जाएगी, लेकिन बंतो कटारिया का अभी तक अच्छा मैनेजमेंट देखने को नहीं मिला है। अनुभव दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। सिर्फ मोदी और मनोहर लाल खट्टर के भरोसे ही बंतो कटारिया है। लेकिन वरुण मुलाना युवा नेता के साथ साथ उड्डा गुट के काफी जो नेता उनके साथ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अंबाला लोकसभा सीट पर शैलजा का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। शैलजा के नेता, शैलजा के समर्थक वरुण मुलाना को यदि ईमानदारी के साथ सपोर्ट करते हैं तो वरुण मुलाना सबसे मजबूत है। अगली लोकसभा सीट है भिवानी महेंद्रगढ़। भिवानी महेंद्रगढ़ का मिजाज बदला है। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान बीजेपी से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस की तरफ रुख कर लिया है। किरण चौधरी भी खुलेआम राव दान सिंह का सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। धर्मवीर सिंह भी मोदी और मनोहर के सहारे है। उन्हें लग रहा है कि 2014 और 2019 में मोदी के नाम पर उनकी आसान जीत हुई थी, अब की बार भी हो जाएगी। लेकिन जाट और किसान वोट बैंक की तादाद बहुत ज्यादा है। धर्मवीर सिंह को भी अब पसीना आना शुरू हो गया है। भिवानी महेंद्रगढ़ पर भी कांटे की टक्कर है। फिर उसके बाद है हिसार लोकसभा सीट पर सबसे महामुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि देवीलाल फैमिली से 3 कैंडिडेट मैदान में हैं। रणजीत सिंह चौटाला बीजेपी से, नैना चौटाला जेजेपी से, इनेलो से सुनैना चौटाला और जयप्रकाश उर्फ जेपी कांग्रेस से हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें तो हिसार से 2 ही कैंडिडेट के बीच मुकाबला है, बीजेपी वर्सेज कांग्रेस का। कहीं ना कहीं शहरी एरिया में बीजेपी अब भी मजबूत है, चाहे हिसार लोकसभा की बात करें, 80 की बात करें। लेकिन जयप्रकाश के लिए सबसे खास उचाना, नारनौद और उकलाना विधानसभा सीट रहने वाली है। वहां पर अच्छी लीड निकाल देते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव कांग्रेस पार्टी का हो सकता है, जीत सकती है। आदमपुर भी सबकी निगाह में बना हुआ है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई नदारद रहे हैं और वो वोट बैंक किस तरफ जाएगा सभी जो है तरह तरह के तथ्य निकाल रहे हैं। फिर अगली सीट है फरीदाबाद की। फरीदाबाद में आपने देखा होगा कृष्णपाल गुर्जर, जो शुरुआत में सेफ सीट मान रहे थे, ये कह रहे थे कि सबसे सुरक्षित सीट यही है बीजेपी की, आराम से जीत जाएंगे। लेकिन अब यही सीट कृष्णपाल गुर्जर के लिए मुसीबत खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने महेंद्र सिंह प्रताप को उम्मीदवार बना दिया है। गुर्जर वोट 2 भागों में डिवाइड हो रहे हैं और बीजेपी के पूर्व विधायक सुभाष चौधरी ने कांग्रेस के उम्मीदवार को सपोर्ट कर दिया है। कर्ण दलाल भी खुलकर महेंद्र प्रताप सिंह के साथ आ गए हैं। कहीं ना कहीं कृष्णपाल गुर्जर के 10 साल में सरकार में रहने के कारण जो सत्ता विरोधी जो कह सकते हैं कि एक लहर होती है, उस लहर के कारण कृष्णपाल गुर्जर का वोट बैंक काफी कमजोर हुआ है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के काफी नेता भीतर घात तक की जो है आशंका व्यक्त की जा रही है कि वे कर सकते हैं। फरीदाबाद पर टाइट सिचुएशन हो गई है। कहीं ना कहीं इन 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पसीना आ रहा है, जो रोहतक, सोनीपत, सिरसा, कुरुक्षेत्र, अंबाला, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार व फरीदाबाद है। लेकिन 2 सीटों पर आज भी बीजेपी मजबूत है। सबसे पहली है गुड़गांव लोकसभा सीट पर राव इंद्रजीत सिंह मैदान में है। राजा फैमिली से रहे हैं और मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और हीरो में आज भी वे अपना राज दिखा चुके हैं। गुड़गांव में आज भी इंद्रजीत सिंह बहुत ज्यादा मजबूत है। राज बब्बर का अभी तक मैनेजमेंट अच्छी प्रकार से उठा नहीं है, चुनाव प्रचार उठा नहीं है। हालांकि कैप्टन अजय सिंह यादव साथ आ चुके हैं, लेकिन उचित समय पर राज बब्बर के प्रत्याशी का ऐलान करना चाहिए था, ताकि समय के अनुरूप वे अपनी व्यवस्था कर सके। कहीं ना कहीं समय का अभाव राज बब्बर के लिए
बड़ा जो है डिफिकल्ट साबित हो रहा है। अगली सीट है करनाल। करनाल से आपने देखा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मैदान में है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बुद्धि राजा भी है और इनेलो और एनसीपी के गठबंधन के तहत मराठा वीरेंद्र वर्मा भी मैदान में है। कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर मजबूत इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जो विपक्षी वोट बैंक है, जो एंटी बीजेपी वोट बैंक है, वो दो भागों में डिवाइड हो रहा है। बुद्धि राजा भी हल्के नहीं है, मराठा वीरेंद्र वर्मा भी हल्के नहीं है। इसका फायदा बीजेपी उठा रही है। करनाल में कहीं ना कहीं बीजेपी आज भी मजबूत है। जो राजनीतिक विश्लेषक ये कहता है कि करनाल में बीजेपी की नैया डूब रही है, वे उसकी मूर्खता है। आप सियासी समीकरण फील्ड में जाके देखिएगा। घर बैठे ऐसी बातें करना मूर्खता का काम है। कहीं ना कहीं गुड़गांव और करनाल लोकसभा सीट बीजेपी के लिए अच्छा मौका है, वो यहाँ पर ये जीत सकते हैं। लेकिन 8 सीटों पर जमकर टक्कर है और इस टक्कर में कौन कहां से निकल जाए, कहां नहीं जा सकता है। लेकिन अब शुरुआत में जब देखा गया था कि बीजेपी करीब 8 सीटें तो आराम से जीत जाएगी, 1-2 सीटों पर ही मामला अटका है, लेकिन अब ये मामला उल्टा हो गया है कि 2 सीटों पर तो ये लग रहा है कि बीजेपी आ सकती है, लेकिन 8 सीटों पर टक्कर है। कहीं ना कहीं हरियाणा का बदलता हुआ मिजाज, बदलता हुआ सियासी समीकरण से सभी परिचित हैं। जब इलेक्शन के ऐन वक्त पर जब हरियाणा का खेल बिगड़ जाता है तो बड़ी बड़ी पार्टियां धड़म से नीचे चली जाती हैं। आपने 2019 का विधानसभा चुनाव देखा होगा कि हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी का माहौल बिगड़ा था वो अंत के 3 दिनों में ही बिगड़ा था। जहां 75 पार का नारा दिया था, 40 सीटों पर ही बीजेपी सिमट गई थी। अब इलेक्शन बाकी है, धीरे धीरे देखिएगा आखिर खेल कैसे चलता है। हम आपको तमाम जानकारी देते रहेंगे, सीट वाइज डिटेल आपको बताते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि हरियाणा में किस सीट पर कौन जीत रहा है, हरियाणा में 10 में से किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है। आपके कमेंट हम सर्वे के आधार पर पिक करते हैं और उसके साथ साथ बड़े बड़े नेता भी आपके कमेंट चेक करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। तो साफ साफ शब्दों में ज्यादा से ज्यादा कमेंट अवश्य कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।